नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में बी आर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। राज्य के राजनीतिक हलकों के एक वर्ग में उनके गठजोड़ को शिव शक्ति और भीम शक्ति का गठबंधन करार दिया जा रहा है। इस गठबंधन की राज्य की राजनीति पर असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रकाश अम्बेडकर ने इस गठबंधन को लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले गठबंधन का विषय उठाया था। हमने वंचित बहुजन अघाड़ी के भीतर सावधानी पूर्वक विचार विमर्श किया और उसके बाद हमने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी के पास वर्तमान में कोई सांसद या विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी का ओबीसी के बीच आधार माना जाता है। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी ने 2021 के चुनाव में विपक्ष के वोटों को विभाजित किया था। 8 से 10 निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कई चुनाव होने हैं, जिनमें बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव और 2024 में लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हैं। बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार के द्वारा सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए 11 अभियुक्तों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उम्र कैद की सजा काट रहे इन 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी याचिकाएं दायर की गई हैं। बता दें, बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों की रिहाई के पीछे उनके अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने दिया था। गुजरात सरकार की ओर से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया गया था, उससे यह बात सामने आई थी कि दोषियों को जितने दिन की पैरोल या फरलो दी गई थी, वो उससे कहीं ज्यादा दिन तक जेल से बाहर रहे थे। 11 दोषियों में से 10 रिहा होने से पहले 1000 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रहे थे, जबकि 11वां दोषी 998 दिन बाहर रहा था। ये सभी पैरोल, फरलो या अस्थायी जमानत के नाम पर जेल से बाहर रहे थे। दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले का जमकर विरोध हुआ। इस मामले में 6000 से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कहा था कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया जाए। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल करके सीएए को देश की धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने के खिलाफ बताया है। उसका कहना है कि सीएए धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। ये तमिल लोगों के खिलाफ है। तमिलनाडु और डीएमके पहला ऐसा राज्य है और पार्टी है जो सीए के खिलाफ कोर्ट पहुंची है। तमिलनाडु ने दरअसल तमिल शरणार्थियों के मद्देनजर यह कदम उठाया है। 2019 में जब केंद्र की बीजेपी सरकार सीए बिल को पास करवा रही थी, तो इससे तमिल शरणार्थियों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया तो वो निराश हो गए। शपथ पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को इसमें इस आधार पर शामिल किया गया है कि वहां उनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है। श्रीलंका उन देशों में है जहां भारतीय तमिलों को इसी तरह के धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो मुख्य रूप से हिंदू थे। लेकिन तमिल शरणार्थियों की दुर्दशा पर केंद्र चुप रहा। तमिल शरणार्थियों के प्रति केंद्र के सौतेले व्यवहार ने उन्हें लगातार भय में रहने के लिए छोड़ दिया है। इसमें कहा गया है कि सीए में भारतीय मूल के श्रीलंकाई तमिलों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। पूरी दुनिया जानती है कि तमिल शरणार्थियों को श्रीलंका में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस कानून ने तमिल शरणार्थियों की वास्तविक समस्या की अनदेखी की। मैनपुरी विधानसभा उपचुनाव में आरोपों का दौर जारी है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बुधवार को चुनाव आयोग में मैनपुरी जिला प्रशासन के अधिकारियों पर अनुचित तरीके अपनाने के गंभीर आरोप लगाए। मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में कहा कि मैनपुरी में पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी तमाम तरह की अवैध गतिविधियां अपनाकर मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं ताकि वो चुनाव एजेंट न बन सकें। सीडीओ मैनपुरी ने ग्राम प्रधानों और कोटेदारों को बुलाकर धमकाया है कि अगर उनके इलाके में बीजेपी नहीं जीती तो वो अपने पदों पर नहीं रह पाएंगे। इससे पहले सपा ने आरोप लगाया था कि मैनपुरी में चुनाव ड्यूटी से समुदाय विशेष के पुलिस कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से हटा लिया गया है। चुनाव आयोग ने रामगोपाल यादव को जांच का आश्वासन दिया है। बता दें, रामपुर में भी उपचुनाव हो रहा है, वहां से भी ऐसी ही शिकायतें आ रही हैं। आजम खान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये चुनाव है तो बीजेपी के प्रत्याशी को ऐसे ही जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। एनडीटीवी के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह के ओपन ऑफर के बीच प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। इससे एक दिन पहले आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयर की जानकारी दी थी,
जिससे 99.5% इक्विटी शेयर विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं। ये वो कंपनी है जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स ने किया है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के पास अब NDTV की 29.18% हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लेकर आया है। इसके तहत कंपनी ने NDTV के 1,67,00,000 शेयर खरीदने की पहल की है। ओपन ऑफर की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। NDTV ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिखी चिट्ठी में बताया था कि NDTV के प्रमोटर ग्रुप RRPR ने सूचित किया है कि 29 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय किया गया है कि सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथिल चेंगलवारायन तत्काल प्रभाव से RRPRH के बोर्ड में नए निदेशक होंगे और डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने RRPRH के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो किसी भी कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित मौत के मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर ये बात कही। सरकार ने कहा है, अगर किसी को लगता है कि कोविड-19 वैक्सीन के कारण किसी की मौत हुई है तो मुआवजे के लिए एक सिविल कोर्ट से संपर्क कर सकता है। इसने ये भी साफ कहा है कि इस तरह के दावों का हर केस के आधार पर फैसला करना होगा। केंद्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना का टीका लगवाने की कोई कानूनी बाध्यता तो है नहीं। केंद्र ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका के जवाब में दाखिल किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मरने वाली 2 लड़कियों के माता पिता ने याचिका दायर की है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने कहा है, इसके लिए कुछ ठोस नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के बच्चों की दुखद मौत के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाए। द कश्मीर फाइल्स को भद्दी प्रोपेगेंडा फिल्म बताने वाले नदाब लपिड ने अब कहा है कि जब उन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी तो दंग रह गए कि किस तरीके से इस फिल्म में सरकार की नीतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और अब सब कुछ एक तरफा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में मूल रूप से कश्मीर में भारत सरकार की नीतियों को सही ठहराया गया है और तमाम फांसीवादी बातें भी हैं। इजरायली फिल्म मेकर लपिड ने कहा, उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में इजराइल में भी द कश्मीर फाइल्स जैसी कोई फिल्म बन जाए। नदाब ने कहा कि ऐसे देशों में जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है, जो देश तेजी से अपने मन की बात कहने या सच बोलने की क्षमता खो रहे हैं, वहां किसी को तो बोलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलना आसान नहीं था और वो इस बारे में आशंकित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलिस्तीन के लिए भारत के अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की पहल पर फिलिस्तीनी लोगों के लिए हर साल 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन के मौके पर पीएम मोदी ने बयान जारी कर कहा है कि मैं फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के अटूट समर्थन को दोहराता हूं। भारत और फिलिस्तीन के दोस्ताना लोगों के साझा ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत और फिलिस्तीन के दोस्त लोगों के बीच रिश्तों की जड़ें साझा इतिहास से जुड़ी हैं। हमने हमेशा सम्मान और आत्मनिर्भर तरीके से आर्थिक और सामाजिक विकास करने में फिलिस्तीनी लोगों का साथ दिया है। हमें उम्मीद है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मसले सुलझाने और एक समावेशी समाधान के लिए सीधी बातचीत शुरू होगी। चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में दखलंदाजी न करें। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में हस्तक्षेप न करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत के साथ अपने गतिरोध के दौरान चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कम करने की कोशिश की, सीमा की स्थिरता को बनाए रखने और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों को नुकसान न पहुंचाने से गतिरोध को रोकने के लिए बीजिंग ने जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत को अमेरिका के साथ अधिक निकटता बनाने से रोकने के लिए सीमा तनाव को रोकना चाहता है। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ चीन के संबंधों में दखलंदाजी न करें। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सख्ती से नकेल कसने की ठान ली है। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से डरी सरकार ने यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों को उनके घरों पर वापस भेज दिया है। ढेरों हॉस्टल खाली करा लिए गए हैं। छात्रों से कहा गया है कि वो घर से ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी AP ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चीनी विश्वविद्यालय छात्रों को घर भेज रहे हैं क्योंकि चीन ने कोविड नियंत्रण को कड़ा कर दिया है। इस बीच चीनी शहर ग्वांगझू में मंगलवार देर रात दंगा पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद अब चीनी सरकार ने विरोध को शांत करने के लिए रणनीति के तहत बुधवार दोपहर को ग्वांगझू के बड़े हिस्से में लॉकडाउन हटाने की घोषणा कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने इस सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया है।
बारिश होने के पहले भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने 219 रन ही बनाए। इस दौरान पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। पूरी टीम 48वें ओवर पूरा होने से पहले ही पवेलियन लौट चुकी थी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 104 रन बनाए। इसके बाद मैच नहीं हो सका, बारिश हो गई। बता दें, पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही मैच खेला जा सका है। पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता, जिसके बाद बाकी के 2 मैच बारिश में धुल गए। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची इंग्लैंड की टीम के 14 खिलाड़ी और सदस्य बीमार हो गए हैं। इनमें टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। कहा जा रहा है ये सभी सदस्य एक वायरस की वजह से बीमार पड़े हैं। हालांकि वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें, इंग्लैंड की टीम 17 सालों के बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची है और कल से ही टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।